जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रैपिड नॉलेज में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज हमारे नंबर सिस्टम की 14वीं क्लास होने वाली है, जिसमें हम नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक क्या कर लिया था, प्रैक्टिस कर लिया था। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 41 से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखते चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 41 दिया गया है कि यदि, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिया है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 768, यानी कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 768, एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है। इसमें एक्स क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, एक्स से पूर्णतः विभाज्य है। यानी कि ये जो संख्या लिखी गई है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 768, ये क्या है, एक्स से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि इस संख्या में अगर हम लोग एक्स से भाग देंगे तो ये पूरी बार क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो पूछ रहा है कि एक्स के ऐसे सभी संभव मानों की संख्या बताइए। तो पूछ रहा है कि एक्स के वैल्यू हम कितनी ऐसी एक्स की संख्याएं ले सकते हैं जिससे ये क्या हो, पूरी बार ये संख्या कट जाए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या कहना चाहता है। तो देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 768 जो है वो क्या है, एक्स से पूर्णतः विभाजित है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए हम क्या करेंगे, इस प्लस से सबको अलग अलग करने के एक्स क्यूब अपॉन में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 768 अपॉन में क्या कर सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, बीच में प्लस था। तो अब देखिए ये जो संख्या ये भी आपका एक्स से पूर्णतः विभाजित है। ये भी देखिए एक्स से ये भी क्या होगा, कट जाएगा। अब ये 768 भी है, ये भी क्या होना चाहिए, एक्स से कटना चाहिए, तभी तो ये तीनों से ये संख्याएँ क्या होंगी, एक्स से विभाजित होंगी। यानी कि इसके कहने का मतलब ये होगा कि जो 768 है वो भी क्या होगा, आपका एक्स से विभाजित होगा। क्या होगा, एक्स से विभाजित होगा। अब देखिए एक्स क्या, अगर एक्स 768 को क्या आ रहा है, काट दे रहा है, तो एक्स क्या हुआ, 768 का फैक्टर हुआ। क्या हुआ, एक्स जो हुआ 768 का क्या हुआ, फैक्टर हुआ। क्योंकि जो संख्याएं 768 को काटेंगी वो सभी क्या होंगी, इसकी फैक्टर कहलाएंगी। तो एक्स की मतलब 768 की जितनी भी फैक्टर्स होंगे वो सभी क्या होते हैं, एक्स को काट सकते हैं। यानी हमसे यही ना पूछा क्वेश्चन में कि एक्स के ऐसे कितने सभी संभव मानों की संख्या कहते हैं, एक्स के ऐसे कितने पॉसिबल वैल्यू हैं जो इन संख्याओं को अगर काट सकें। ठीक है, यहाँ तो एक्स पूरी तरीके से काट दे रहा था, एक्स स्क्वायर को भी एक्स पूरी तरीके से क्या होगा, काट देगा। और 768 को भी अगर एक्स काट रहा है, इसका मतलब 768 एक्स क्या है, 768 का एक फैक्टर है। तो हमें क्या करना है, बस इस क्वेश्चन में 768 के फैक्टर्स की संख्या निकाल देनी। क्या निकाल देनी है, 768 के फैक्टर की संख्या निकालनी है। वही क्या होगा, एक्स के संभव मानों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 768 के हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो 768 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, 768 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम 768 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग कितने से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। 2 3 6, 2 8 16, 2 चौको 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8 और 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो कितने को काटेगा, 24 बार में। अब इस 24 को हम लोग क्या करेंगे, फिर इस 24 को काटेंगे अभी। तो देखिए 24 को काटिए, 24 को काटेंगे तो 2 से कट जाएगा 12 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और 3 से काटेंगे तो 1 बार में। ठीक है, क्या हो गया, 3 से काटेंगे तो 1 बार में। यानी कि आप देखिए यहाँ पे कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार आया हमारे पास 2। यहाँ पे 8 बार 2 देखने को मिला और 1 बार 3 देखने को मिला। यानी कि हमारे पास क्या मिला, 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 1 देखने को मिला। क्या मिला, 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 1। यानी 768 को जब हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा तो 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 1 हमें मिला। अब देखिए हमें क्या करना है, एक्स के सभी संभव मानों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब कि एक्स के कितने पॉसिबल वैल्यू हैं। यानी कि हमें क्या करना है, 768 के जितने फैक्टर होंगे वही तो एक्स की वैल्यू होंगे। यानी कि इसके हमको फैक्टर्स की संख्या निकालनी है। तो अगर 768 का नंबर ऑफ फैक्टर में निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, तो क्या आएगा, इसके पावर को एक बढ़ा के हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना। 8 के पावर 8 अगर पावर में दिया है तो इसको 1 बढ़ाएंगे तो क्या 9 हो जाएगा। और इसके पावर में 1 दिया है तो 1 को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 9 दुनिया आपके पास क्या होता है, 18। यानी कि 768 के कितने फैक्टर्स आए, 18 फैक्टर आए। कितने फैक्टर आए, 18। लेकिन देखिए यहाँ पर एक्स की सभी संभव मानों की संख्या, तो 768 के जितने फैक्टर होंगे वही तो एक्स के पॉसिबल वैल्यू की भी संख्या होगी। यानी कि एक्स के कितने संभव मान निकले, 18 निकले। क्या निकले, 18 निकले। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि 18। एक बार और आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 768 क्या है, एक्स से पूरी तरीके से क्या है, विभाजित है। तो आप एक्स क्यूब को एक्स से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर को भी एक्स से भाग देंगे ये भी कट जाएगा, 768 को भाग देंगे एक्स से तो वो भी कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। तो बताइए 768 को जो संख्या काटेगी वो तो एक्स की फैक्टर ही होगी। तो हमसे पूछा कि एक्स के मानों की संख्या, तो एक्स के कितने मान है, तो 768 के जितने फैक्टर होंगे वही तो एक्स के मानों की संख्या होगी।
तो हमें क्या करेंगे, बस 768 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दिए, वही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे तो यहाँ भी वही क्वेश्चन आपके पास दिया है। बोला है कि जब 200 एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है, यानी 200 को हम लोग x से जब भाग करते हैं तो शेष 8 बच जाता है। तो इस कंडीशन में जो शेषफल आता है हमारे पास कितना आता है, 8 आता है। तो बोला है कि x के कितने मान हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में x के कितने मान पॉसिबल हैं, यानी कि x के हम लोग कितने मान निकाल सकते हैं। तो आप ज़रा सोचिए, ये देखिए इधर आपको एक चीज़ हम दिखाते हैं। देखिए अगर 200 जो दिया है वो x से कटने के बाद से 8 शेषफल दे रहा है, यानी कि जो 8 क्या है वो शेषफल जो बच रहा है वो एक्स्ट्रा है। अगर x से हम विभाजित कर रहे हैं तो 8 संख्या क्या है, एक्स्ट्रा है, जो x काट नहीं पा रहा है। ठीक है, यानी देखिए अगर हम 200 को लिखना चाहें तो 192 प्लस 8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 192 प्लस 8, ये क्या है, x से भाग करने पर। देखिए 200 को हमने क्या लिख दिया, 192 प्लस 8। अब देखिए जो 192 है इसको x पूरी तरीके से काट दे रहा होगा, तभी तो 8 शेषफल बच रहा है। क्या हो रहा है, 8 शेषफल बच रहा है, क्योंकि 8 को ये नहीं काट पा रहा होगा। 8 क्या होगा, x से छोटा होगा। 8 क्या होगा, x से छोटा होगा, इसलिए ये इसको भाग नहीं दे पा रहा है। 8 x से छोटा होगा, इसलिए यहाँ पे भाग नहीं जा पा रहा है, तो शेषफल बच रहा है। लेकिन 192 जो है वो x से पूरी तरीके से क्या हो रहा है, कट जा रहा है। आप देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर हम आपके पास एग्जाम्पल ले लें 21, ठीक है, इसको 4 से भाग दें, देखिए 4 से भाग दें तो ठीक है, 4 पचे क्या होता है आपके पास, 20 होता है, यानी कि आपके पास शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। तो आपसे एग्जामिनर ऐसे भी कह सकता था, देखिए इस क्वेश्चन को हम बोलना चाहें तो अगर आपके पास एक संख्या दी गई 21, उसको 4 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है आपके पास, 1 बचता है। ठीक है, तो इस एक शेषफल बच रहा है, यानी कि क्या कह रहा है, अगर हम इसको 20 प्लस 1 तो लिख ही सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 1 अपॉन में 4। अब देखिए जो 1 है इसको 4 नहीं काट पा रहा है, 1 को 4 नहीं काट पा रहा। देखिए यहाँ पे 1 क्या है, 4 से छोटा, इसलिए 1 को 4 नहीं काट पा रहा था, तो 1 क्या बच रहा था आपके पास, शेषफल बच रहा था। उसी प्रकार यहाँ पे भी 1 क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। अब देखिए इस 20 को 4 पूरी तरह से काट दिया। देखिए यहाँ पे 4 पचे क्या होगा, 20 को काट दिया था ना शेषफल। देखिए 4 पचे क्या होता है, 20, यानी यहाँ पे जो 20 लिखा है इसको 4 क्या होगा, पूरी तरीके से काट देगा। ठीक है, तभी 1 क्या होगा, शेषफल बचेगा। तो यानी कि देखिए आप यहाँ पे जो शेषफल देख रहे हैं वो हमेशा जिससे हम लोग भाग देते हैं उससे क्या आता है, छोटा ही आता है। क्या आता है, छोटा आता है। यानी कि यहाँ पे जो हमने 8 लिखा है ये हमेशा क्या होगा, x से छोटा होगा। x क्या होगा, x से छोटा होगा। तो हमें क्या कर रहे हैं, पूछ रहा है कि x के कितने मान हो सकते हैं, यानी कि x के कितने मान हो सकते हैं। तो आपको मालूम चल गया जो x है वो 192 को क्या कह रहा है, काट दे रहा है। 192 को x काट सकता है, यानी कि 192 को काटने वाली सारी संख्याएं क्या होंगी, x की पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। 192 को काटने वाली सारी संख्याएं क्या हो सकती हैं, s के मानों की संख्या हो सकती हैं। तो हमें करना क्या है, बस 192 का फैक्टर निकाल देना। देखिए 200 था तो 200 को हमने क्या लिखा, 192 प्लस क्या लिखा हमने, 192 प्लस में 8 लिखा, और इसको जब हमने x से भाग दे के देखा तो ये क्या हो रहा था, इसको तो पूरी बार काट देगा तभी तो 8 शेषफल बचेगा। यानी कि जो 192 हो x से विभाजित है, यानी कि 192 का जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा वही तो x के मानों की संख्या होगी, क्योंकि x 192 के जितने फैक्टर होंगे वही सारे तो 192 को काट सकते हैं। x है क्या, उसको काटने वाली संख्या है, यानी हमें क्या करना है, बस 192 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो 192 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 192 को जब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे तो आप देखेंगे, देखिए इसको हम लोग तोड़ के देखते हैं। चलिए 192 जो लिया गया इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप किससे भाग देंगे, 2 से। 2 नवा क्या होता है आपके पास, 18, और 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 24 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 12 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, और 3 से काट देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। यानी आपके पास कितनी बार 2 देखने को मिला, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 192 को अब जब आपने तोड़ा तो 2 की पावर 6 आया, और इंटू में 3 की पावर क्या आया, 1 आया। तो 192 को जब आपने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 आया। हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो निकालना है, वही क्या होगा, x के पॉसिबल मानों की संख्या होगी, यानी x के कितने मान हो सकते हैं। जितने 192 के फैक्टर होंगे वही x के मान होंगे। तो यानी आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 6 को जब आप 1 बढ़ाएंगे तो क्या जाएगा 7, और 1 को जब आप 1 बढ़ाएंगे तो क्या जाएगा 2, यानी 7 दूनी क्या होता है 14, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल गए 14, यानी x के मानों की कितनी संख्या होगी, 14। ठीक है, x के मानों की अच्छा एक मिनट, इसमें एक और चीज़ हमने यहाँ पे आपको ध्यान नहीं दिया। x देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए 14। 14 ऐसी संख्या है जो 192 को पूरी तरीके से काट देंगी, लेकिन उन फैक्टर्स में से देखिए शेषफल कितना बच रहा है 8। तो हमने अभी आपको बताया जो x के मान होंगे वो क्या होंगे, 8 से बड़े होंगे। क्या होंगे, 8 से बड़े होंगे, यानी कि 8 से छोटी जितनी भी फैक्टर्स होंगी उसको हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि 8 छोटी संख्या है तो 8 को काट सकती है।
मान लीजिए अगर 8 छोटी, हम नीचे अगर 2 ले रहे हैं ऊपर 8 है, तो देखिए नीचे वाली संख्या 8 से तो छोटी है, तो इसको क्या करेंगे, काट सकती है, क्या करती है, काट सकती है, यानी हम भाग जा सकते हैं, यहाँ पे शेषफल 8 नहीं बचेगा। ठीक है, शेषफल 8 बचने के लिए जो नीचे संख्या लिखी गई है ये क्या होनी चाहिए, 8 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 14 टोटल फैक्टर आया। मैंने हम यहाँ पे 192 को, जो हम 192 का फैक्टर निकाला तो टोटल फैक्टर कितना आया, 14 आया। लेकिन अब हम एक और चीज़ यहाँ पर देखेंगे, 192 के ऐसे फैक्टर जो 8 से क्या है, छोटे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 192 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, अब 3 से भी कट जाता है। देखिए 3 से काटिए, 3 से भी कट जाएगा, 4 से काट के देखेंगे तो जब आप 192 को 4 से काट देंगे 4 से भी क्या होगा, कट जाएगा। लास्ट के 2 अंक को भाग देखिए 4 से कट रहा है, तो यानी संख्या भी क्या होगी, 4 से कटेगी। उसके बाद से आप देखेंगे इसमें 6 से भाग देंगे तो देखिए अगर कोई संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो 6 से भी कटेगी, यानी कि क्या होगी, 192 6 से भी कटेगा, और 6 के बाद से आप यहाँ पे 8 से भाग देके देंगे तो संख्या 8 से भी कट जाएगी। यानी कि 8 से कटने वाली संख्या कितनी होंगी, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल फैक्टर हमारे पास निकले थे 192 के 14, लेकिन उसमें से 8 फैक्टर क्या हैं, 8 नहीं 1 2 3 4 5 6 फैक्टर ऐसे हैं जो क्या है 8 या 8 से छोटे हैं। तो ये फैक्टर से हम जब भाग देंगे तो शेषफल 8 नहीं बचेगा। शेषफल 8 बचने के लिए 8 से बड़े फैक्टर होने चाहिए, क्या होना चाहिए, 8 से बड़े फैक्टर होने चाहिए। तो इसलिए हम इन संख्याओं को क्या करेंगे, टोटल फैक्टर में से माइनस कर देंगे। टोटल फैक्टर था 14, 14 में से आप जब 6 माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, 8, यानी 8 ऐसी संख्याएँ हैं, 8 ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम 200 में भाग देंगे, क्या करेंगे, 200 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, 8 ही ऐसी संख्या है जिससे हम 200 को भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला क्या है, ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास दिया, क्वेश्चन नंबर 43 भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला है 739 को x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, 19 बचता है। यानी कि 739 को आप क्या लिख सकते हैं, 720 + 19 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 720 और 19 जोड़ेंगे तो 739 हो जाएगा। इसको जब आप x से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 19 बच रहा है। यानी कि जो ये 720 है वो क्या होगा, x से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी 120 से क्या होगा, पूरे पार कट जाएगा। तो x की अगर मानों की संख्या बोले तो क्या हो जाएगी, 720 के फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन देखिए इसमें फैक्टर लेंगे हम कौन सा, जो शेषफल 19 बचाता हो, यानी जो x का ऐसा मान लेंगे जो क्या हो, 19 से बड़ा हो, क्योंकि 19 से छोटी संख्या लेंगे तो शेषफल 19 नहीं बचेगा। शेषफल 19 बचने के लिए x का मान 19 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 720 के ऐसे फैक्टर जो क्या हो 19 से बड़े हों उसको हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसने एक और चीज़ पूछा है, सभी संभावित सब मानों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि 720 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो क्या हो, इवन हो, क्या हो, इवन हो, और दूसरा कंडीशन वो 19 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। 19 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। x के मान जो होगी 19 से क्या होगी, बड़ी होगी, और दूसरा इवन फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है। तो हमें पहले काम क्या करना है, 720 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 720 जो संख्या दी गई है, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। देखिए 72 जो होता है 8 9 72 होता है, और 8 को हम लिखते हैं 2 की पावर 3 और 9 को लिखते हैं 3 की पावर 2, और गुणे 0 के लिए 1 2 और 1 5 हमारे पास आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए 2 की टोटल पावर क्या हो गई, 4, 3 की पावर 2 इंटू में 5, यानी यहाँ पे 720 के हमें क्या निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, इवन फैक्टर, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन में पूछा गया है कि x के सभी संभावित सम मानों की संख्या निकालिए। क्या निकालिए, सम मानों की संख्या, मतलब कि ऐसे फैक्टर्स जो क्या हो, इवन हो। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि 2 की पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 2 की पावर जो भी दी गई सेम उसको वैसे ही लिख देंगे। तो देखिए 2 की पावर क्या दी है, 4, तो 4 को ऐसे लिख लेंगे। फिर 3 की पावर दी है 2, तो इसको 1 बढ़ा के लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 की पावर दी गई है 1, तो 1 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि इवन फैक्टर इसके कितने आ गए, 4 या 12, 12 दूनी क्या आ गए 24। यानी कि 720 के 24 फैक्टर ऐसे हैं जो क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं। 720 के 24 फैक्टर ऐसे हैं जो इवन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं। लेकिन देखिए हमें सारे फैक्टर्स तो लेंगे नहीं, सारे फैक्टर्स लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या रहना है, शेषफल 19 बचाना है। तो यानी कि x का ऐसा मान लेंगे जो क्या हो, 19 से बड़ा हो, क्या हो, 19 से बड़ा हो। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं टोटल 720 के इवन फैक्टर कितने आ गए। 720 के टोटल इवन फैक्टर कितने आ गए, 24 आ गए। कितने आ गए, 24। अब हम लोग देखेंगे 19 से छोटे कितने फैक्टर हैं। तो देखिए 720 जो होता है आपका 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। उसके बाद से आप देखेंगे ये आपका, ठीक है, आपके पास तो पहली बात तो इसमें ऑड नंबर लेना ही नहीं है।
क्या नहीं लेना है, ऑड नंबर, क्योंकि हमें केवल इवन फैक्टर पे ध्यान देना है। किस पे देखिए, संभावित सम मानों पे, किस पे देना है, सम मानों पे, यानी 720 केवल सम ही फैक्टर लेना है, तो हम केवल सम नंबर पे ध्यान देंगे, इवन नंबर मतलब विषम संख्या पे ध्यान नहीं देंगे, केवल सम संख्या पे ध्यान देंगे। देखिए सबसे छोटी सम संख्या 2, तो 2 से ये कट जाता है, 2 के पास आता है 4, देखेंगे 4 से कटता है, तो आप देखेंगे ये संख्या 4 से भी कटता है। फिर 6 से भाग देंगे, देखेंगे ये संख्या 6 से भी कटेगा। फिर 8 9 72, तो यानी 8 से भी कटेगा। ये 10 संख्या 10 से भी कट जाएगी। फिर आप देखेंगे 12 से भी कटिए, 12 6 क्या होता है 72। फिर आप देखेंगे 16 से काटेंगे, तो ये संख्या 12 के पास 14 से नहीं कटेगा, ये 14 से काटेंगे नहीं कटेगा। फिर किससे कटेगी, 16 से कटेगी। अब 16 के पास क्या था 18, 18 से भी भाग देंगे, देखेंगे तो 18 से भी क्या होगा, संख्या कट जाएगी आपकी, 18 से भी क्या होगी, कट जाएगी। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है 19 से छोटी, 19 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो क्या हो 720 को काटती हो। कैसी, सम संख्या नहीं है। यानी कि 19 से छोटी सम फैक्टर कितने हुए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 19 से छोटे 8 इसके इवन फैक्टर निकले। ठीक है, तो 720 के टोटल 24 इवन फैक्टर थे, उसमें से अगर हम लोग क्या माइनस कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर को हम लोग क्या करें, माइनस कर दें। 24 में से 8 फैक्टर को माइनस कर दें तो क्या बचेगा आपके पास, 16 बचेगा। क्या बचेगा, 16। यानी कि 16 फैक्टर ऐसे हैं 739 के। देखिए 739 को 16 संख्याएं ऐसी हैं, ठीक है, 739 को भाग देने वाली 16 संख्याएं ऐसी हैं जिसे हम लोग भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 19 बचेगा। ठीक है, शेषफल क्या बचेगा, 19 बचेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर होने वाला क्या है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, यानी कि 739 को 16 संख्याएं ऐसी हैं जो काटेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 19 बचेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि n क्या है सबसे छोटी, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास क्या दिया गया है, n सबसे छोटी संख्या है, जैसे n/2 एक पूर्ण वर्ग है और n/3 क्या है, एक पूर्ण घन है। तो फिर n के विभाजकों की संख्या बढ़ गई, यानी कि पूछ रहा है n के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे n के, किसके, n के। तो n का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें पता करना पड़ेगा कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ दिया गया है, इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। क्या दिया गया है, n सबसे छोटी संख्या है, जैसे n/2 क्या है, देखिए n/2, n/2 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। तो हमने मान लिया कि n/2 एक पूर्ण वर्ग है जो किसका स्क्वायर है, m का स्क्वायर है। किसका वर्ग है, m का वर्ग है। हमने मान लिया एक संख्या m है जिसका स्क्वायर करने पर क्या है, n/2 के बराबर आ रहा है। फिर बोल रहा है n/3 क्या है, एक पूर्ण घन है, यानी कि n/3 क्या है, एक पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन है। यानी कि मान लीजिए ये किसी संख्या n का क्या है, क्यूब है, ये किसी संख्या n का क्या है, क्यूब है। इतना हमने मान लिया। अब ये बोला, तो अब देखिए अब हम यहाँ पे इन दोनों का ध्यान में रखेंगे। देखिए अगर इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में क्या करें, गुणा कर दें, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए n की जब आप n में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। अपॉन में देखिए 2 की गुणा जब 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बराबर m स्क्वायर की गुणा जब आप n क्यूब में करेंगे तो m स्क्वायर n क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m स्क्वायर n क्यूब, यानी कि n स्क्वायर की जो वैल्यू आई आपके पास क्या आई, 6m स्क्वायर n क्यूब। क्या है, 6m स्क्वायर n क्यूब, यानी जो n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आने वाली है। अब देखिए n की वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आने वाली है, अंडर रूट में 6m स्क्वायर n क्यूब। ठीक है, 6m स्क्वायर n क्यूब। देखिए 2m है तो 2m में से एक m आपके पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 3n है, क्या है, 3n, n इंटू n इंटू n, 3n है। तो 2n का एक पेयर बन के एक n बाहर आ जाएगा और एक n क्या बच जाएगा, आपके रूट में बच जाएगा। नहीं, रूट में आपके पास क्या बचा, 6 और n बच गया। क्या बचा, 6 और n, यानी n की जो वैल्यू आई क्या आई, अंडर mn अंडर रूट में 6n क्या आई। ठीक है, अब देखिए इतने को हम लोग मिटाते हैं और आपके पास क्वेश्चन को फिर आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक मिनट, देखिए n की हमारे पास जो वैल्यू आई क्या निकल कर आई है, अंडर रूट n mn अंडर रूट में 6n। अब आपको चूंकि मालूम है n क्या एक संख्या है, तो देखिए उसके लिए हम इसे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में से
रूट में से 6n को हमें बाहर निकालना है। क्या करना है, देखिए ये क्या है, अंडर रूट में 6n दिया गया ना, और हम चाहते हैं कि रूट में से 6n जो है ये रूट से बाहर हो जाए। क्या हो जाए, रूट से बाहर हो जाए। तो हम n का एक ऐसा वैल्यू रखनी है, देखिए n की सबसे छोटी वैल्यू भी रखनी है। क्या रखनी है, n की एक सबसे छोटी वैल्यू रखनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला कैपिटल n क्या है, सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो उसके लिए n का मान सबसे छोटा होना चाहिए। तो क्या, अब n का मान अपने दिमाग में एक ऐसी संख्या सोचिए जिसको रखने पे ये क्या बन जाए, अंदर वाला एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ताकि अंदर से ये रूट से क्या आ जाए, बाहर निकल जाए। तो देखिए अगर n की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो 6 बनता है। 6 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 12 बनेगा, 12 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 रखेंगे तो 18 बनेगा, वो भी नहीं है। 4 रखेंगे तो 6 चौक 24, वो भी नहीं है। 5 रखेंगे तो 6 25 30, वो भी नहीं है। लेकिन 6 रखेंगे, जैसे आप स्मॉल n की वैल्यू क्या रखते हैं, 6 रखते हैं, तो 6 गुणे 6 क्या होता है, 36 होता है। यानी 36 किसका, देखिए 6 गुणे 6, तो रूट के अंदर आपके पास क्या बन गया, 2 6 बन गया। तो 2 6 का 1 6 का पर आ जाएगा बाहर। यानी स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी आपके पास, अंडर रूट केवल क्या होगी, 6। यानी हमने यहाँ से निकाल लिया कि n की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 6 होगी। क्योंकि देखिए n की वैल्यू अगर आप 6 लेंगे तब ये संख्या क्या होगी, रूट से बाहर निकलेगी। क्या होगी, रूट से बाहर निकलेगी, ठीक है। n की वैल्यू अगर हम लोग 6 लेते हैं तभी वो संख्या क्या होगी, रूट से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। स्मॉल n की वैल्यू आ गई 6। अब आप देखेंगे ये इक्वेशन दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया था कि n/3 बराबर है किसके, n क्यूब के। किसके बराबर है, n क्यूब के, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 6 निकली है। तो इस n की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी ये 6 है तो n की वैल्यू हम 6 रखेंगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा, और 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। यानी n का मान क्या आ गया, देखिए इस 3 को हम लोग दूसरे साइड भेजते तो इधर इंटू में हो जाएगा। नीचे जो 3 लिखा था उसको हमने दूसरे साइड भेजा, क्या होगा, इंटू में 3 हो गया। और जो n क्यूब है, n क्यूब का मतलब कि 6 का क्यूब, किसका क्यूब, 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब क्या होता है, 216, ठीक है। स्पेस कम इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। n का मतलब क्या होगा, 216। यानी n का जो मान निकल कर आया हमारे पास, क्या निकला, n की जो मान निकल गई 3 गुणे 216 आ गया। क्या आएगा, 3 गुणे में 216, ठीक है। तो हमें करना क्या है, n के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, n के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो n की जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आई 6, एक मिनट, n की जो वैल्यू निकल कर आई, क्या निकल कर आई, 3 गुणे में 216, तो 3 गुणे में 216। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। देखिए 216 को जब आप तोड़ेंगे तो ये 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है ना, अभी हमने ऊपर लिखा था 6 का क्यूब होता है। और 6 को जब आप तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 में टूटेगा, किस में टूटेगा, 2 गुणे 3 में। तो 2 का भी क्यूब और 3 का क्यूब, और यहाँ पे ऑलरेडी एक 3 पहले से ही है, यानी कि इंटू में एक 3 क्या है, पहले से ही है। यानी कि जब हमने n को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा तो 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 4 के रूप में क्या हुआ, टूट गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। क्वेश्चन पूछा कि n के कितने विभाजक हैं, विभाजकों की संख्या, यानी कि n के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है। तो इसके लिए पावर को एक एक बढ़ा के हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 4, और 4 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 5। तो 4 बचे क्या हो गया, 20, और 20 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 को हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। आपको समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन को आप पेपर में करने जाएंगे तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप पेपर में करें तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप दिमाग में सोचते हैं कि n/2 और n/3 पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन है। यानी आप इन दोनों की अगर दिमाग में गुणा करते हैं कि n/n² बराबर हुआ किसके, मान ली किसी m किसका पूर्ण वर्ग हुआ तो m² का हो जाएगा, दूसरी संख्या n क्यूब का हो जाएगा। इतना आपको दिमाग में करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, mn अंडर रूट में 6n आ जाएगा। अब आप दिमाग में सोचेंगे कि इसको रूट से बाहर निकालने के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। यानी कि n की वैल्यू क्या गई, 6 आ गई। तो n/3 क्या पूर्ण घन है, तो देखिए n क्या है, 6 का क्यूब होगा, यानी n/3 क्या हो जाएगा, 216 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप करके आप पेपर में बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 को आप देखेंगे तो बोला गया है, यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 19वें और 35वें स्थान पर हैं संख्या n के बराबर है, पता लगाएं कि n के कितने गुणनखंड हैं। n के कितने गुणनखंड हैं, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है। तो आप सोच के देखिए, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर आपके पास कोई भी संख्या, जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं 12 का अगर आप फैक्टर्स को बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, बढ़ते क्रम में। यानी सबसे पहले सबसे छोटा फैक्टर देखिए, सबसे छोटा फैक्टर 1 के बाद से 2 के बाद से 3 के बाद से 4, फिर 4 के बाद से 6 और 6 के बाद से 12। ये हमने n के टोटल फैक्टर्स लिए, देखिए इस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में।
तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर स्टार्टिंग से पहला फैक्टर लेते हैं और लास्ट से पहला फैक्टर लेते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं तो उस संख्या के ही बराबर आता है। स्टार्टिंग से दूसरा फैक्टर लेते हैं और लास्ट से दूसरा फैक्टर लेते हैं, उन दोनों की भी गुणा करेंगे तो संख्या के बराबर आएगा। स्टार्टिंग से तीसरा फैक्टर और लास्ट से तीसरा फैक्टर, इन दोनों की भी आप गुणा करेंगे तो उस संख्या के बराबर आएगा। यानी कि स्टार्टिंग से जिस नंबर का आप फैक्टर लेते हैं, लास्ट से उसी नंबर के फैक्टर के साथ अगर आप गुणा करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई जो गुणनफल निकल कर आता है उस संख्या के बराबर आता है। इस कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला है कि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 19वें स्थान पर आता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या n है जिसके हम लोग गुणनखंड लिखते हैं। देखिए पहला गुणनखंड क्या हो गया, 1 होगा, और अंतिम जो गुणनफल होगा क्या इस संख्या के बराबर ही होता है, ठीक है। सबसे लास्ट फैक्टर क्या होगा, n ही होगा। तो बोल रहा है कि यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 19वें स्थान पर है, यानी कि मान लीजिए शुरुआत से 19वें स्थान पर आने वाला फैक्टर क्या है, यहाँ पे कहीं आएगा। शुरुआत से 19वां स्थान कौन से स्थान पे, 19वें स्थान पर आने वाला है, 19th प्लेस, ठीक है। अब देखिए बोला है और 35वें स्थान पर, और शुरुआत से ही जो 35वें स्थान पर आने वाला है, कहाँ पे आने वाला है, 35वें स्थान पर आने वाला फैक्टर है। इन दोनों की अगर आप गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो संख्या n के बराबर है। यानी इनका जो गुणनफल है वो गुणनफल किसके बराबर है, संख्या n के बराबर आ रहा है। तो आप यहाँ पे लॉजिक लगा पा रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग से 19वां फैक्टर और स्टार्टिंग से 35वें फैक्टर की अगर हम लोग गुणा कर रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है, संख्या n के बराबर आ रहा है। तो आप इस 35वें वाले फैक्टर पर याद करें, जो स्टार्टिंग से 35वें स्थान पर आने वाला फैक्टर है, अगर ये अंतिम से भी ये 19वें स्थान पर ही आता होगा, किस स्थान पर आता होगा, 19वें स्थान पर आता होगा, तभी तो इन दोनों की गुणा करने पर उस संख्या के बराबर आएगा। देखिए स्टार्टिंग से 19वें स्थान वाला फैक्टर और अंतिम से भी 19वें स्थान वाला फैक्टर, इन दोनों की गुणा करेंगे तभी तो संख्या के बराबर आएगा। यानी जो स्टार्टिंग से 35वें स्थान पर है, जो फैक्टर स्टार्टिंग से 35वें स्थान पर है, वो अंतिम से कौन से स्थान पर होगा, 19वें स्थान पर होगा। कहाँ से होगा, लास्ट से 19वें स्थान पर वो फैक्टर होगा। अब देखिए अगर हम स्टार्टिंग से 35वें स्थान तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, 35वें स्थान तक फैक्टर तक जाते हैं, तो 1 से लेके 35वें स्थान तक टोटल कितने फैक्टर हो गए, 35 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए, 35 फैक्टर हो गए। प्लस अब देखिए अब लास्ट से अब 19वें फैक्टर तक आ रहे हैं, यानी लास्ट से 35वें वाले फैक्टर तक आ रहे हैं, यानी लास्ट से 19वें फैक्टर तक आ रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने फैक्टर हो गए, 19 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए, 19 फैक्टर हो गए। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, और स्टार्टिंग से 35वें फैक्टर पर आए तो उस टाइम भी हमने इस फैक्टर को काउंट किया है। लास्ट से भी अगर हम 19वां फैक्टर यानी 35वें फैक्टर पर आ रहे हैं, उस टाइम भी हमने 35वें फैक्टर को क्या किया है, काउंट किया है। यानी कि 35वां फैक्टर 2 बार कॉमन क्या हो गया, 35वां फैक्टर हमारे पास 2 बार काउंट हो गया है। तो इसलिए हम एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी देखिए टोटल इधर से टोटल 35 फैक्टर, इधर से टोटल 19 फैक्टर, लेकिन एक फैक्टर 2 बार काउंट हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया। अब देखिए 35 और 19 को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 9 5 14 का 4 हासिल है, 1 3 1 4 1 5, यानी 54 आ गया। और 54 में से जब आप एक माइनस करेंगे तो कितना होगा, 53। यानी कि टोटल n के जो टोटल फैक्टर्स निकले, कितने फैक्टर्स निकले, 53 फैक्टर। कितने निकले, 53 फैक्टर। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 46 को हम लोग ध्यान में देखेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि n जो है 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 3 की माइनस 12 है, तो n का अधिकतम अविभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। मतलब पूछ रहा है कि n का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा जो क्या हो, एक प्राइम नंबर हो, जो क्या हो, एक प्राइम नंबर हो। n का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, n का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या होगा, वही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए n की जो वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12 दिया गया है। तो आप केवल इन दोनों संख्याओं को ध्यान देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, 3 की पावर 13 आपको कॉमन दिख रही होगी। तो आप क्या करिए, 3 की पावर 13 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से 3 की पावर 14 में से 3 की पावर 13 कॉमन कर लिया, तो केवल 3 की पावर 1 यानी कि 3 बचा। प्लस यहाँ से अपने टोटल 3 की पावर 13 कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पर क्या बचा, केवल 1 बचा है। माइनस 12 लास्ट में था, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए 3 की पावर 13 गुणे 3 और 1 क्या होता है, आपके पास 4 होता है, माइनस 12। अब देखिए ये जो 4 है और यहाँ पे देखिए इधर क्या दिया गया, 12, तो क्या आप इस साइड भी 12 बना सकते हैं। तो देखिए इस 4 की गुणा अगर आप 3 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 12। यानी कि और यहाँ से आप 12 कॉमन कर लेते। देखिए 1 3 को हम ऐसे एक बार और लिख देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ में आए। 3 की पावर 12 गुणे 3 गुणे 4 माइनस में क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों संख्या मिलिए क्या बना दिए, आपके पास 12 बना दिए। यानी कि अगर आप 12 कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन कर लेते हैं, 12 कॉमन कर लेते हैं, तो 12 कॉमन करने के बाद से आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 3 की पावर 12 बचेगी और माइनस 2। देखिए यहाँ से भी 3 की पावर 12 कॉमन कर लेते क्या बचेगा, -1 बचेगा। यानी कि देखिए जो 3 की पावर 12 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान से, 3 की पावर 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर
6 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6 प्लस 1 इंटू में क्या लिखेंगे, 3 की पावर 6 माइनस में 1। ठीक है, इतना करने के बाद चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 1 मिनट रुकिए, थोड़ा हम जो पहले लिख दिए उसको इरेज कर दें। देखिए हमने इरेज कर दिया। अब चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जब इसको फैक्टर के रूप में तोड़ा तो क्या टोटा, 12 गुणे 3 की पावर 6 प्लस 1 गुणे 3 की पावर 6 माइनस 1। तो आप देखिए 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 क्या होता है, 12 होता है, और 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू। अब देखिए 3 की पावर 6 आपके पास क्या होता है, देखिए 3 की पावर 6 यानी कि आपके पास हमने आपको याद करवाया था 3 की पावर 6 क्या होता है, 729 होता है। क्या होता है, 729। और 729 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 730 हो जाएगा। क्या होगा, 730 इंटू यहाँ पे देखिए 3 की पावर 6 माइनस 1 है, तो 3 की पावर 6 क्या होगा, 729। और 729 में जब आप 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 728। क्या हो जाएगा, 728। यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिला, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं थी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 12 गुणे 730 गुणे 728। ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन। देखिए अब हम आएंगे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, n का अधिकतम अविभाज्य गुणनखंड बताना है। यानी कि n का हमें क्या करना है, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर बताना है जो इस संख्या को क्या करे, काट सके। अब देखिए ऑप्शन का हम लोग यूज लेंगे। ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या क्या दी है, 79। यानी कि अगर हमारा आंसर में 79 ऑप्शन दिया है तो 79 से ये संख्या कटनी चाहिए। तो आप देखेंगे 79 इसमें से आप कहीं से भी कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से आप 73 इंटू 10 कॉमन कर निकाल सकते हैं, क्या निकल 73 इंटू 10। लेकिन आप 79 इसमें से किसी भी नंबर का यूज करके 79 नहीं बना सकते हैं। यानी कि आपका आंसर 79 तो नहीं बनने वाला है। अब देखिए 79 से जस्ट छोटा संख्या इसमें क्या दिया गया है, 73। अब आप देखेंगे क्या इसमें से कहीं 73 बनाना पॉसिबल है, तो आप देखेंगे कि जो 730 दिया गया है आप इसको 73 इंटू 10 में तोड़ सकते हैं। यानी कि ये संख्या क्या होगी, 73 से कट जाएगी और आपका सबसे बड़ा अविभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 73। और 73 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे दिया गया है कि 73 का क्यूब माइनस 40 का क्यूब माइनस 33 का क्यूब किससे विभाज्य होगा। यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें से किस नंबर से इसका आंसर क्या होगा, पूर्णतः विभाजित यानी कि कट जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले आपको हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपके पास कोई संख्या 3 संख्या दी गई है और उस तीनों संख्या का आप योग निकालते हैं, इन तीनों संख्याओं को जोड़ने के बाद से अगर जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, यानी a प्लस बी प्लस सी अगर जोड़ने पे आपके पास जीरो आ रहा है और आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये मान क्या होता है, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी के बराबर होता है। यानी कि अगर तीन संख्याओं का योग जीरो के बराबर हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो योग होता है 3abc के बराबर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछ ले तो आप 3abc के बराबर लिख देंगे। अगर 3abc पूछ ले तो आप इसको किसके बराबर लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बराबर लिखेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा और इसका यूज कर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन संख्या दी गई है, 73 माइनस 40 माइनस 33। यहाँ पे आप प्लस माइनस को ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि माइनस का क्यूब करेंगे तो हमेशा क्या आता है, माइनस में ही आता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे माइनस दिया गया तो आप माइनस ही लेंगे, अगर प्लस दिया रहेगा तो प्लस ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ देखिए आप देखेंगे कि 73 क्या दिया गया है, 73 माइनस 40 माइनस 33। तो आप देखेंगे माइनस 40 और माइनस 33 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 73। और यहाँ भी क्या दिया गया, प्लस 73। अब इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो देखें क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। यानी इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब की वैल्यू पूछा, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में दिया है। तो जो इसका मान होगा, इसका मान किसके बराबर होने वाला है, 3 गुणे पहली संख्या क्या दी गई है, 73, दूसरी संख्या क्या दी गई है, 40, और तीसरी संख्या क्या दी गई है, 33। यानी कि इसका जो इसका वैल्यू निकलने वाला है 3 गुणे 73 गुणे 40 गुणे 33 के बराबर होने वाला है। अब देखिए आपसे पूछा गया कि किससे विभाज्य है, यानी कि दी गई संख्या किससे विभाज्य है। तो आप देखेंगे, अब ऑप्शन का यूज लेंगे। देखिए क्या ये संख्या 146 से कटने वाली है कि नहीं है, तो आप देखेंगे क्या इसमें से किसी भी नंबर का यूज करके हम लोग 146 बना सकते हैं। तो अब देखिए 146 जो आपके पास संख्या होती है,
आप 146 को ध्यान रखिए, इसको तोड़ के देखिए किस किस संख्या में टूटने वाली है। तो आप ध्यान देंगे कि 146 को आप लिख सकते हैं 73 का ये दोगुना है, किसका है 73 का दोगुना। 73 में जब 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 73 की गुणा जब 2 में करेंगे तो आपके पास क्या आता है 146 आता है। और आप देखेंगे यहाँ पे आपको 73 देखने को मिल रहा है, और इस 40 में से आप 2 को क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं कि इसको 2 गुणे 20 में आप क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं। 20 दूनी क्या होता है 40, यानी आपके पास क्या मिल गया 73 × 2 भी आपको मिल गया। 73 × 2 मिलने का मतलब कि हमारे पास 146 मिल गया। जब हमने इसमें 146 बना लिया तो ये संख्या जो दी गई है वो 146 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पहला ही ऑप्शन मिल गया इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, ये भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चन रहेगा। आप देखेंगे यहाँ बोला है यहाँ पे दी गई संख्या किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य होगी 6 और 9 से विभाज्य होगी कि 2 21 से विभाज्य होगी कि 21 और 23 से विभाज्य होगी कि बी और सी यानी कि इन दोनों से विभाज्य होगी। तो अब इस क्वेश्चन का हम लोग यूज करेंगे। देखिए इस कॉन्सेप्ट का हम लोग फिर से यूज करते हैं। देखिए क्या a प्लस बी प्लस सी को आप जोड़ने पे 0 आ रहा है, तो आप देखेंगे कि 53 माइनस 46 माइनस 7, तो 46 और 7 जोड़ने पे क्या होता है 53 होता है, यानी 53 माइनस 53 क्या हो जाएगा 0, यानी इस संख्या को जोड़ने पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हम देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान पूछा, तो इसका मान किसके बराबर होगा 3 गुणे 53 गुणे 46 गुणे 7 के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा 3 गुणे 53 गुणे 46 गुणे 7 के बराबर होगा। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन का यूज लेंगे किस किस ऑप्शन से ये कट रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 6 और 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए 6 से कटने के लिए इसमें 2 और 3 दोनों होना चाहिए। इस संख्या में से हम लोग 2 और 3 दोनों बना सकेंगे। 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3, यानी कि अगर इस संख्या में 2 और 3 दोनों देखने को मिल रहा है तो इस संख्या किससे होगी 6 से कटेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 देखने को तो मिल रहा है, और इस 46 में से आप 2 को भी क्या कर सकते हैं कॉमन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 6 आपको मिल गया, यानी ये दी गई संख्या 6 से कटेगी। अब चेक करेंगे क्या ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आप देखिए इसमें 9 से कटने के लिए इसमें 2 ठो क्या होना चाहिए 3 होने चाहिए। कितनी 3 होनी चाहिए 3 गुणे 3 यानी कि 2 9 होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए। अब देखिए 2 3 होने के लिए यहाँ पे एक 3 तो आपको दिख रहा है, लेकिन दूसरा 3 आप कहीं से भी इसमें से कॉमन नहीं कर सकते हैं। दूसरा 3 इसमें कहीं से भी आप कॉमन नहीं कर पाएंगे, यानी कि 2 3 नहीं बना पाएंगे, यानी कि दी गई संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या हुआ गलत, पहला ऑप्शन क्या हुआ गलत। अब आप दूसरा ऑप्शन देख के 2 और 21 से कटेगी, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 और 21 दोनों इसमें बनना चाहिए। तो आप देखेंगे 46 में आपके पास 2 तो दिया गया है, क्या दिया गया 2, यानी कि 2 से ये संख्या क्या होगी आपके पास कट जाएगी। अब देखेंगे 21 से ये संख्या कटेगी नहीं कटेगी, तो 21 से कटने के लिए ये 3 गुणे 7 यानी 3 और 7 दोनों से कटनी चाहिए। तो देखिए इसमें 3 भी आपको देखने को मिल रहा है और 7 भी देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 और 21 ये दोनों से भी कट जाएगी। अब देखिए हम चेक करेंगे क्या 21 और 23 से भी कटेगी। तो अभी हमने चेक किया कि 21 से ये संख्या क्या हो रही है कट जा रही है। अब देखेंगे 23 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब देखिए जो 46 दिया गया है, इस 46 को आप क्या लिख सकते हैं 23 गुणे 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 23 गुणे 2, यानी इसमें से 23 भी बन जा रहा है, यानी दी गई संख्या 23 से भी कटेगी, 21 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ बी एंड सी, यानी 2 21 और 23 ये तीनों संख्या से क्या हो जाएगी ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बस 2 क्वेश्चन और बचा है इस क्वेश्चन इसमें। ठीक है, 2 क्वेश्चन के बाद से आपकी वीडियो क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 49 आपके पास क्या दिया गया है कि 225 से कम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं विषम गुणनखंड हैं, कितनी संख्याओं के विषम गुणनखंड है, यानी कि 225 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसका हम लोग फैक्टर्स की संख्या निकाले हैं। तो फैक्टर्स की संख्या क्या आनी चाहिए एक विषम संख्या आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए विषम संख्या आनी चाहिए। तो हमने जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था कि आप किसी भी अभाज्य संख्या का किसी भी अभाज्य संख्या नहीं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, यानी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर आप लोग क्या करते हैं किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर आप लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, तो हमेशा ही क्या आता है उसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या आती है विषम ही आती है। क्या आती है विषम आती है। यानी कि अब आप देखेंगे कि 225 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हैं, 225 से कम प्राकृतिक संख्या कितनी है जिसके विषम गुणनखंड होंगे। तो यानी कि 225 से छोटे कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो 225 आपको मालूम है किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है। तो 15 से अब छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा जो 14 का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार जो 13 का स्क्वायर होगा वो भी होगा, फिर 12 का स्क्वायर होगा वो भी होगा। यानी कि अगर आप 1 से लेके 14 तक के परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाले हैं तो देखिए 1 से लेकर 14 तक के संख्याओं का वर्ग करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। और क्या मिलेगा 225 से छोटा मिलेगा। और इनके गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी विषम आएगी। इनके गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी विषम आएगी।
तो हमसे क्या पूछा गया है, विषम गुणनखंडों की संख्या ही पूछा गया है। यानी पूछा कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसके विषम गुणनखंड होंगे। तो 15 से छोटी कितनी संख्याएं हैं, 15 से छोटी कितनी संख्याएं हैं, 14 संख्याएं हैं। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 14। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। नहीं, 2 क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास क्या दिया गया है, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी संख्याओं के सम गुणनखंड होंगे। पूछ रहा है कि यहाँ पे 100 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी संख्याओं के सम गुणनखंड होंगे। तो हमने आपको बताया था 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके विषम गुणनखंड होंगे। सम गुणनखंड निकालने से पहले आप निकाल लीजिए 1 से लेके 100 तक के बीच कितनी संख्याओं के विषम गुणनखंड होंगे। अभी हमने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि जो भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका हम लोग वर्ग करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, उनके गुणनखंडों की संख्या विषम मिलती है। अब आपको जो कि मालूम है 100 क्या है, 10 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। तो 10 तक से 1 से लेके 10 तक क्या आप देखेंगे कितनी संख्याएं टोटल बन रही हैं, 10 बन रही हैं। 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3, 4, 5, यानी कि 1 से लेकर 10 तक जाएंगे, टोटल संख्या कितनी होगी, 10 होगी। इन सभी का आप स्क्वायर करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही मिलेगा। तो जब वो सारी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं तो उनके गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी, विषम आएगी। यानी कि टोटल कितने नंबर मिले, 1 से लेकर 100 तक 10 नंबर मिले, जिसका हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर्स की संख्या निकालेंगे तो विषम संख्या मिलेंगी। क्या मिलेंगी, विषम संख्या। अब देखिए पहले 100 प्राकृतिक संख्याएं, टोटल कितनी संख्या हो गई हमारे पास, 100 हो गई। 100 में से 10 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब चूंकि 10 संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तो इनके विषम गुणनखंड निकलेंगे। तो 100 में से हम लोग 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, 90 बचा। तो 90 ऐसी संख्याएं हैं जिसके क्या मिलेंगे, सम गुणनखंड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सम गुणनखंड। क्योंकि 10 संख्याओं का क्या मिल रहा था, विषम मिल रहे थे, विषम गुणनखंड मिल रहे थे। तो 100 में से हमने 10 माइनस कर दिया तो क्या बचा, 90। और 90 की जो गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी, सम आएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास दिया गया है कि 3 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे, जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। तो हमने ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लास में समझाया था कि आप किसी भी अभाज्य संख्या का क्या कर लें, वर्ग करें। किसी भी अभाज्य संख्या का आप जब वर्ग करेंगे तो उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल कर आते हैं, कितने निकल कर आते हैं, 3। यानी कि आपके पास कोई सा भी अभाज्य संख्या हो, दुनिया का कोई भी अभाज्य संख्या आपके पास दिया गया हो, अगर आप उसका वर्ग कर देते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे। यानी 3 ही संख्या ऐसी होंगी जो उसको क्या करेंगी, काट सकती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि 3 अंकीय कौन कौन से संख्याएं, संख्या भी कौन सी लेनी है, 3 अंक की संख्या लेनी है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग 7 क्या है, एक हमारे पास प्राइम नंबर है। क्या है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है। अगर आप 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का वर्ग करेंगे तो क्या 49 मिलेगा। चूँकि 49 एक 3 अंकीय संख्या नहीं है इसलिए हम लोग 7 को शामिल नहीं करेंगे। अब 7 से बड़ी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है, 7 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 11 होती है। क्या होती है, 11। 11 का आप वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 121 मिलेगा। और 121 क्या है, आपके पास 3 अंकीय संख्या है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 11 को इस क्वेश्चन में शामिल करेंगे। ठीक है, 121 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे। अब देखिए 11 के बाद अगली प्राइम संख्या क्या होती है, आपके पास 13 होती है। क्या होती है, 13। 13 का भी वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 169 मिलेगा। ये भी क्या आपके पास एक 3 अंकीय संख्या है, यानी कि इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस लिस्ट में शामिल करेंगे। 13 के बाद अगली प्राइम संख्या क्या होती है, 17। 17 का भी वर्ग करेंगे तो 3 अंकीय संख्या मिलेगा। इसी प्रकार 17 के बाद 19 का भी करेंगे तो 19 से भी 3 अंकीय संख्या मिलेगा। 19 के बाद आपके पास क्या होता है, 23। 23 का भी आप वर्ग करेंगे तो एक 3 अंकीय संख्या मिलेगा। 23 के बाद से 27 का करेंगे, 27 नहीं, 23 के बाद से आपके पास अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 29 होती है। 29 का करेंगे तो ही मिलेगा। 29 के बाद से अगली अभाज्य संख्या होती है 31। 31 का करेंगे तो भी आपके पास क्या मिलेगा, एक 3 अंकीय संख्या ही मिलेगा। लेकिन 31 के बाद से जैसे ही आप अगली प्राइम संख्या लेंगे, अगली प्राइम संख्या 31 के बाद से क्या होने वाली है, आपके पास 37। 37 का करेंगे तो आपके पास इसका जो वर्ग करेंगे तो आपको एक 4 अंकीय संख्या देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, 4 अंकीय संख्या को देखने को मिलेगी। इसलिए हम लोग 37 को शामिल नहीं करेंगे। तो आपके पास टोटल ऐसी कितनी संख्याएं मिली जो 3 अंकीय संख्याएं हों और क्या हो, पर किसी अभाज्य संख्या का वर्ग हो। तो आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपके पास टोटल 7 संख्याएं ऐसी मिली जो क्या हो, अभाज्य संख्या का वर्ग हो और क्या हो, जिनके 3 गुणनखंड हो। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यही क्या हो गया, आपके पास 3 गुणनखंडों वाली संख्याओं की संख्या हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स का आपका क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस था वो भी आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कॉन्सेप्ट टोटली कंप्लीट हो गया। अब कल की वीडियो में हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे, नंबर ऑफ जीरोज। क्या चालू करेंगे, नंबर ऑफ जीरो चालू करेंगे, जिस पे हम लोग फिर से उसका 2 वीडियो लगभग कॉन्सेप्ट का पढ़ेंगे। फिर 50 क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।